Hello everyone, you are watching the second episode of our one and only podcast show of हाथरस दो मुंह चार बात and I am your host गर्वित अग्रवाल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने हमारे पहले एपिसोड के लिए इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया उसके लिए। एंड यस, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, देयर इज़ सो मच मोर टू कम। आज हमारा ये सेकंड एपिसोड है। कहते हैं एक छात्र को जीवन में सफल बनाने के लिए एक शिक्षक का इतना महत्वपूर्ण योगदान होता है जितना कि उस छात्र का योगदान होता है, क्योंकि एक शिक्षक ही एक बेहतर समाज बनाने की धरा होती है उस छात्र के जीवन में। तो आइए आज हम जानते हैं ऐसे ही हाथरस के एनर्जेटिक एंड यंगेस्ट टीचर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं हाथरस के छात्रों को, मिस्टर दीपक सर से। तो स्वागत है दीपक सर आपका। नमस्कार सर, मैं आपका प्रिय दीपक रवि अग्रवाल। दीपक सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने अपने करियर की शुरुआत करी। पहले हम आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। देखो, मेरा नाम दीपक रवि अग्रवाल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हाथरस के घंटाघर के पास बुर्ज वाले कुएं पर कैनरा बैंक के सामने अपना कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है टारगेट विद दीपक कॉम्पिटिशन एकेडमी। मुझे अपने नाम से लगाव था, इसलिए अपना कोचिंग का अपने नाम पे रखा। दीपक सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप हाथरस शहर के सबसे यंगेस्ट टीचर हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पढ़ाते हैं। जी सर। तो इसके पीछे क्या वजह रही कि आपने इतनी कम उम्र में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पढ़ाने की शुरुआत कर दी? देखिए सर, मैं अपनी बात को बहुत ही सुशब्द में रखूँगा। 2010 की बात है, मैं अपने घर के बाहर चबूतरे में बैठा हुआ था। एक भैया हैं हमारे पड़ोस में, उनका नाम है कपली यादव। तो मुझसे बोलते हैं, क्या कर रहे हैं आप, चलो मेरे साथ चलते। चलिए चलते हैं। तो यहाँ हाथरस में बस स्टैंड के पीछे एक मार्केट है शिव प्लाजा, उसमें कोचिंग हुआ करती थी चाणक्य एकेडमी के नाम से, उसे चलाते थे। एक सर और थे, मालिक थे उस कोचिंग के, मनोज गौड़। मैं उस कोचिंग पे पहुँचा, उन्होंने मुझे बताया कि ये सब है, ये थोड़ा बहुत। उस दिन तो केवल पूजा करने के लिए लेके गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बोला, तुम काम करना चाहोगे यहाँ पर काम कर लो। मुझे पैसे की आवश्यकता थी, उन्होंने को मेरी मजबूरियाँ पता थी। मैंने वहाँ से अपने जीवन की शुरुआत की। कोचिंग में मेरा काम वही कि कोचिंग खोलनी है, बहुत निम्न स्तर का ये सब कुछ था, पर काम होता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं वहाँ साफ़ सफाई करके अपने आराम से बैठ जाता था। साल डेढ़ साल बाद मेरे को लगा, ये बच्चे आ रहे हैं, ये पैसे दे के पढ़ रहे हैं, क्या मैं यहाँ बैठ के पढ़ नहीं सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता? क्योंकि सारे टीचर मुझसे बोलते हैं कि बेटा अपना वक्त बदलना है ना, तो तुम तैयारी करो, तुम पढ़ो, पढ़ने से तुम आगे बढ़ोगे नहीं, यहीं रह जाओगे। उनकी बातें लगी मुझे, मैंने वहाँ पे बैठ के पढ़ना शुरू किया। मैं क्लास के पीछे स्टूल लेके बैठ जाता था। अक्सर काम बहुत हुआ करते थे, कभी किसी टीचर से जो मिला, कभी किसी टीचर से जो मिला। एक सर और थे मनीष मिश्रा, हाथरस में रहते हैं, उन्होंने भी कई बार बोला है कि दीपक को जहाँ से जो मिला उसने वो प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती गई। 2012 में हमने फॉर्म डाला रेलवे का पहला। मन में यही था कि एक नौकरी सरकारी चाहिए किसी कीमत पर, क्योंकि अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए। हाँ, और दूसरी बात ना, एक गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे को सरकारी नौकरी का मिलना भगवान से मुलाकात होना होता है उसके लिए। सही बात है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने जीवन में क्या झेला है, किन परिस्थितियों का सामना किया है, भगवान किसी को ना दिखाए। फॉर्म डाला 2012 में। फॉर्म डालने के बाद रेलवे और चंडीगढ़ ट्रेस था मेरा, रात को वहाँ पे स्टेशन पे सोना पड़ा, क्योंकि बेरोजगारों की ज़िंदगी क्या होती है ये मैं भली भांति जानता हूँ। एक जनरल डिब्बे में स्लीपर डिब्बे के बीच में दूरी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो एक मध्यम वर्ग के परिवार को, वो बच्चे को दूरी तय करने में बरसों लग जाते हैं। लोगों के लिए वो दूरी कुछ नहीं है। पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, मन बहुत दुखी हुआ। घर में पढ़े लिखे नहीं थे हमारे पापा मम्मी, लेकिन समझदारी बहुत थी। पूछते थे बेटा क्या है, अक्सर हमारे पापा पूछते थे क्या कर रहे हो, कौन सी तैयारी चल रही है, ये पढ़ते रहते हो, उदास भी रह जाते हो कभी कभी। सोच रहे थे कभी सफल होंगे तो बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा फॉर्म डाला। 30 नवंबर 2014 को मैं बड़ौदा एग्ज़ाम देने गया, उसका रिजल्ट आया जनवरी फरवरी में। 15 मार्च 2015 को मेरा फिजिकल था बड़ौदा में ही। 20 जुलाई 2015 को मेरा मेडिकल था रतलाम मध्य प्रदेश में। 25 नवंबर 2015 को घर पे आया ज्वाइनिंग लेटर। ये सब सिलसिला चलता रहा। पापा ने मुझसे पूछा रिजल्ट कब आएगा, ये सब बहुत कुछ पूछते थे मेरे से।
मैं पापा बताऊंगा 25 नवंबर 2015 को जब ज्वाइनिंग लेटर घर पे आया था तो समझ लो हमारे घर दीपावली थी उस दिन। संसार के लिए किसी भी दिन त्यौहार हो, हमारे घर का सबसे अच्छा दिन था उस दिन का। पापा बहुत खुश थे, किस्मत को कुछ और मंजूर था। ठीक 6 दिन बाद हमारे पापा ख़त्म हो गए 1 तारीख को। मतलब कि हम टूट गए, पूरे बिखर गए। शब्दों में बयान नहीं कर सकते उन बातों को कि पूरा घर बिखर गया। मुझे 7 तारीख को मुंबई सेंट्रल जाना था ज्वाइनिंग देने के लिए। 7 दिसंबर 2015 पापा के मृत्यु के ठीक 7 दिन बाद। मैं उन्हें अंतिम वो भी नहीं दे पाया, चाचा ने दी। ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि मैं पापा को अंतिम अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार भी किसी नहीं कर पाया। मैं घर को रोता बिलखता छोड़कर, मम्मी घर पे कोई था ही नहीं। हमारे बाबा थे, अम्मा पहले ख़त्म हो गई थी 2014 में। अब बाबा के सामने पापा चले जाएं, एक भाई बाप के सामने बेटा जा रहा है, इससे दुख की क्या बात है। लेकिन फिर भी मैं मम्मी को और बाबा को घर पे छोड़ के चला गया और रिश्तेदार थे, 2 लोग थे घर पे, ये मान लो। उस वक्त मैं 7 तारीख को यहाँ से निकला, 8-9 को मैं वहाँ पहुँचा, 9 तारीख को बाबा ख़त्म हो गए घर पे। मैं मुंबई ही था, मैं और टूट गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैंने सुना है कभी कभी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि ख़त्म सब कुछ, तुम्हें लग रहा अब नहीं, अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन यकीन मानिए ये सारे वक्त तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैंने दिल पे पत्थर रखे, कैसे भी करके ज्वाइनिंग दी। ज्वाइनिंग के 1 दिन बाद ही मैंने अधिकारियों से बोला, सर ये जो कंडीशन है, मुझे घर जाना है, तिरुपति संस्कार है पापा का। उन्होंने छुट्टी दे दी। मैं यहाँ पे आया, लोगों से मिला, मैं दोबारा मुझे यहाँ से नौकरी पे जाना पड़ा। मेरी पोस्टिंग थी महाराष्ट्र के नंदुरबार में, पश्चिम रेलवे के अंदर गांव आता है सिंदखेड़ा, वहाँ फाटक पे था, गेटमैन था वहाँ पे। मैं ड्यूटी करता रहा। इधर मम्मी भी घर पे अकेली थी, पापा ख़त्म हो गए, मम्मी अकेली, कोई नहीं था। कुछ दिन नौकरी करने के बाद गरीबी रेखा से बाहर निकल के आया, मध्यम वर्ग की श्रेणी में आए, थोड़ा व्यवस्था सही हुई। फिर मम्मी का दुख मुझ पर देखा नहीं गया। मेरे दोस्त मुझसे बोलते थे, दीपक बाबू जब आप ड्यूटी जाते हैं ना, तब तो आपकी मम्मी हंस के आपको विदा करती हैं, लेकिन अब जैसे आगे चले जाते हैं ना तो वो अपने रोक नहीं पाती हैं। ये बात मेरे अंदर से मुझे झकझोर कर गई पूरी तरह। मैंने नौकरी अपनी छोड़ दी। जब मैं नौकरी का अपना इस्तीफ़ा दे रहा था तो मेरे अधिकारियों ने मुझे समझाया कि बच्चा लोग नौकरी मिलती नहीं है, आप छोड़ के जा रहे हो। मिस्टर मेरी मजबूरी समझो, अपने फ़ायदे के लिए मैं अपनी मम्मी को यहाँ लेके नहीं आ सकता, क्योंकि उनका मन नहीं लगेगा यहाँ। देखो मैं जानता हूँ जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ शारीरिक बाहर जाते हैं, उनका मानसिक नहीं रह जाता है। जितने भी लोग हैं ना ड्यूटी छोड़, मतलब जब रिटायर होते हैं तो लौट के भी गाँव के आते हैं, क्योंकि उनका मन वहीं है। मम्मी यहाँ पे मोहल्ले में अपने लोगों से मिलजुल लेती हैं, सुख दुख बता लेती हैं, वहाँ किससे बताती। मैं ड्यूटी पे होता, पीछे से उनको कुछ हो जाता तो मैं फिर ऐसे पैसे का क्या करता। मैं बच्चों से एक बात बोलता हूँ कि देर हुई जीत कर आने में तो मैं सीने से लगाएगा कौन। देर हुई जीत कर आने में तो मैं सीने से लगाएगा कौन। मम्मा पापा बाबा अम्मा, इन सब के जीते ही सब कुछ करना है, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। नौकरी लगी, पापा बहुत गुमान था, मोहल्ले में पहला बंदा था मैं जिसकी सरकारी नौकरी लगी। मैं मात्र 20 साल का था केवल, वो भी जनरल कैटेगरी में, वो भी जनरल कैटेगरी फाइट कर गया मैं आरक्षण की तो कभी बात करता ही नहीं हूँ, क्योंकि योग्यता अपनी जगह मायने रखती है, और जहाँ योग्यता है वहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। नौकरी छोड़ के आया 2017 में, आके तैयारी करी, दोबारा कोचिंग ज्वाइन करी। लोगों ने इतने ताने दिए, मैं अभी अंत में बताऊंगा सब कुछ, एक लाइन इसी के ऊपर। 18 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ का इतना आशीर्वाद रहा, बुजुर्गों इतना आशीर्वाद, इतना अच्छा परफॉर्म मारा, बेहतरीन। 2018 में मैंने पढ़ाया है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो जानते होंगे। 18 में मैंने सिलेक्शन दिए, टुकसान में रूपेश चौधरी, ज्ञानेंद्र ढेनुआ, अंजलि सोलंकी और भी बहुत सारे बच्चे मैंने सिलेक्शन दिए। किस विभाग? आर्मी में था रूपेश चौधरी, ज्ञानेंद्र ढेनुआ आर्मी में था, अंजलि सोलंकी जीडी की तरह लगी थी एसएससी में, सशस्त्र सीमा बल, भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात रहती है ना। और ही बच्चे थे जो सब लगाए। 19 तक पढ़ाया, 20 में लॉकडाउन आ गया, मन हताश हो गया। लगा कि नौकरी पे होते तो कुछ अर्निंग आ रही होती, चल रहा होता। लेकिन फिर वो वाली बात याद आई, ज़िंदगी में कष्ट आ रहे हैं,
तुम्हें लग रहा है कि ये सब खत्म हो गया, मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं, हिम्मत मत हारो। बुरा वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है, कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ बिखर कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। बिखरना नहीं है, निखर के दिखाना। फिर 21 आई, दोबारा कोचिंग खुली, 2-3-4 महीने पढ़ाया, फिर लॉकडाउन लग गया। यानी ऐसे काम नहीं चलेगा, तो जूम ऐप पे पढ़ाया। बच्चों से बोला, तो उस आप समय ऑनलाइन पढ़ाते हैं या सिर्फ जी मैं फिलहाल ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन उस वक्त दूरस्थ शिक्षा ही माध्यम थी, क्योंकि लोगों में दूरी बनाई गई थी कि लोग गैदर इकट्ठे नहीं होंगे। तो मैंने जूम ऐप पे पढ़ाया। अब देखो, मुझे उस वक्त अपना टैलेंट नज़र आया। बच्चे चाहते तो यूट्यूब पे फ्री पढ़ सकते थे ना, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे पे किए, 300, 400, 200। कोई बच्चा गांव से बाहर निकलकर बम्बे पे कोई पेड़ के नीचे, कोई पिताजी अपनी बेटी को मोबाइल दिखा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, मैंने जूम ऐप पे पढ़ाया। मैं लगभग 5-6 महीने। कहने का मतलब, जैसे ही उस लॉकडाउन के टाइम पे मोदी जी ने एक नारा दिया था कि आपदा को अवसर में बदलो। बिल्कुल। तो आपने और आपके बच्चों ने, मतलब छात्रों ने, उस आपदा को अवसर में बदला। तो उस दौरान जिन बच्चों को आपने पढ़ाया, उनमें से किसी का सिलेक्शन? बिल्कुल। हेमंत कुशवाहा, गांव फिरोजपुर सासनी के पास, ITBP में तैनात है बच्चा आज वो। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मुझे नाम फिलहाल याद नहीं है, क्योंकि लोग मुझसे बोलते हैं सिलेक्शन कितने दिए। एक्चुअली क्या है, जो बच्चे हमारे पास आते हैं ना, हमें उन्हीं के बारे में याद रहता है, वो भी थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं पढ़कर चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं है। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर 2021 को अपनी कोचिंग खोल ली मैंने ऑफलाइन, घर पे कमरे में। एक बोर्ड लेके आया, 2 बच्चों से शुरुआत की, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ। आज मैं 200 पढ़ाता हूं तो मेरा वो जुनून है, मैंने 2 को पढ़ाया तो वो जुनून था। मेरा मानना यह है, दर्शक कितने भी हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। अपना 100% दो, सामने वाले देखने वाले 1 हो चाहे 1000। 2 से 15, 20, 25, 30, 50 ये क्रम चलता रहा। कमरे से आंगन में आए, आंगन से नीचे हॉल में आए, हॉल छोटा पड़ गया, बच्चों ने मदद की। 2024 में मैंने अपना मकान बनवा लिया है। अब हॉल थोड़ा बड़ा हो गया, ऊपर लाइब्रेरी भी है। ये सिलसिला चलता हुआ आया है पूरा। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो इतनी सफलता हासिल करी, तो उससे आपको, आपकी तरफ जो छात्र आकर्षित हुए, उसकी वजह क्या थी आपकी तरफ आकर्षित होने की? सबसे बड़ी आकर्षण की वजह ये है कि मेरे अंदर कोई दिखावा नहीं है। मैं जो हूँ सो हूँ। मैं बच्चों को अपने संघर्ष की दास्तां बताता हूँ कि मैं कोचिंग पे काम करता था, मैंने पोस्टर छुपाए हैं रात को, मैंने झाड़ू पोंछे तक किए हैं, मैं यहाँ तक ऐसे पहुँचा हूँ। यानी कि अगर मैं पहुँच सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पहुँच सकते? भाई, मैं तुम्हें मेरी तरह हो ना, 2 हाथ पैर है। टीचर भी स्टूडेंट ही तो था। मैं यहाँ पढ़ाने से पहले तुम्हारी जगह कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ा तो हूँ ना। जब मैं पहुँच सकता, तुम क्यों नहीं पहुँच सकते? बहुत कर सकते हो। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी लाइफ में हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। अगर आपने हार्ड वर्क या कंसिस्टेंसी को थोड़ा भी बीच में छोड़ा, तो आप उस सक्सेस की जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप वहाँ से नीचे उतरना शुरू कर देंगे। तो अभी आप जिस तरीके से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, आप अकेले स्वयं पढ़ा रहे हैं या आपके अलावा और भी टीचर्स वहाँ पढ़ाने आते हैं, या मतलब किस तरीके से, किस किस सब्जेक्ट्स के बारे में आप छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं? देखिए, हमारी कोचिंग पर वर्तमान में सभी 1 दिवसीय परीक्षाएं, बैंक को छोड़कर, टीचिंग को छोड़कर, जैसे कि आर्मी हुआ, पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे का हुआ, SSC के ऑल एग्ज़ाम, MTS, CHSL और अदर जितने कॉम्पिटिशन एग्जाम सारे। मेरा सब्जेक्ट है GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, जितना भी आता सब, बेस जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब मैं संभालता हूँ। सचिन सर आते हैं पढ़ाने के लिए, सचिन बघेल नाम है उनका, सासनी से। मैथ रीजनिंग वो पढ़ाते हैं। एक सर आते हैं योगेंद्र शर्मा नाम है उनका, हाथ यहीं रहते हैं सीकरामान गली में, वो पढ़ाते हैं इंग्लिश। एक सर है कपिल चाहर, वो संभालते हैं हिंदी। इस तरह हम 4-5 टीचरों का समूह है पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक तरीके से कहें तो स्कूल छात्रों के लिए। क्योंकि एक बंदा एक सब्जेक्ट नहीं संभाल पाएगा अगर अच्छी तरह परफॉर्म करना है तो, क्योंकि GS तो एक महासागर है। सही अनुपात मिल गया तो सफलता, नहीं तो जिंदगी भटकते रहो। सही बात है। और हमारे पढ़ाने का जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि हम ध्यान देते हैं विगत परीक्षाओं पूछे गए प्रश्नों पर। 1990 से लेके आज तक 2025-24 तक जितने प्रश्न पूछे जाते हैं ना, मेरा आधार वो है पढ़ाने का। आप नोट्स तैयार करते हो उनके? बिल्कुल, मैं नोट्स लिखाता हूँ। मैं खुद कुछ नहीं लिखता, मैं बच्चों को लिखाता हूँ।
जैसे हिस्ट्री चल रही है क्लास में, तो टॉपिक बाय टॉपिक चलता रहेगा, हिस्ट्री लिखाएंगे, 1 डेढ़ महीने में 2 महीने में ख़त्म होगी वो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। कोई बच्चा आया कि भैया मेरा पेपर है 2 महीने बाद, क्या मैं सॉरी, हमें चाहिए कम से कम 1 से 1.5 साल हम किसी बच्चे को पूरा सिलेबस करा पाएँ। सिलेबस तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट बराबर सक्सेस जब भी मिल पाएगा। रिवीजन एंड मॉक टेस्ट जिसने लगा ली है वो अपनी नौकरी ले जाएगा, लेकिन 1 डेढ़ साल में हम उस बच्चे को उतना लिखा देते हैं, हमें खुद पर यकीन हो जाता है कि जाओ पूरे भारत में कोई सा एग्जाम हो तुम बैठ जाओ, 70% चाहिए तुम्हें, तुम्हारे पास 85 लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो बात रही आपकी। जैसे कोई छात्र पढ़ रहा है, जी जी, कोई बच्चा पढ़ रहा है, अब वो परीक्षा भी दे रहा है, पिछले कई सालों से मेहनत कर रहा है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिया जा रहा है, अगर वो वहाँ सफल नहीं हो पा रहा है तो वो एक डिमोटिवेट होता है। जी बिल्कुल, कहें तो एक तरीके से उसके करियर का डाउनफॉल आता है। उस टाइम पर आप उस छात्र को या उस बच्चे को किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं? देखिए, मैं जितने बच्चे पढ़ने आते हैं ना उनसे एक बात बोलता हूँ, मैं आप तैयारी कर रहे हैं करिए, अपना 100% दे रहे हैं दीजिए। हालांकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा ये सोचो यस आई कैन डू इट, मैं कर पाऊंगा, मैं सरकारी नौकरी कर्मचारी बन चुका हूँ, बारिश हो रही है रेनकोट ले लो, ये सोच लो कि मैं ऑफिस पे लेके जाऊँगा। पहले तो धारणा बनाओ, एक माहौल बनाओ, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा हम कर पाते हैं यकीनन, लेकिन 1% फॉल्ट रहा कि हम सक्सेस ना अवॉइड। उस समय क्या करता हूँ बच्चों से, मैं बोलता हूँ देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हुए, जीएस हुआ, मैथ रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, अपना एक सब्जेक्ट अच्छा बनाओ, उस पर इतनी मेहनत करो कि जब तुम पढ़ाओ तो बच्चे बोले सर की मेहनत दिख रही है। तुम ना चिल्लाओ, तुम्हारे शब्द चिल्लाएं, एक सब्जेक्ट अच्छा करो। इसका एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा दूंगा, हमारी कोचिंग पर ही जो सचिन प्रसाद पढ़ाते हैं ना, कपिल बघेल सर जो पढ़ाते हैं, 2019 में उनको मैंने पढ़ाया है। देखिए उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर अदम्य साहस का परिचय दिया और इतना बेहतरीन परफॉर्म किया अपने फील्ड में, आज मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छा खासा परफॉर्म है। 100% कोई नहीं है, लेकिन हम किसी से कम भी नहीं है, हमारे बारे में बोलते हैं। 100% तो कोई नहीं होता, हम 100% नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ अपने बारे में कि 90% हूँ, लेकिन किसी से कम भी नहीं हूँ। अभी आपने बोला कि आप पहले अपने जहन में ये वाली बात बिठा लो कि मैं सरकारी परीक्षा पास कर चुका हूँ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन की बात ऐसी है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। सबसे पहले अपना जो थिंकिंग है ना उसको हमें सर्वप्रथम रखना अपने आगे। थिंकिंग यानी कि तुम्हारी सोच, सकारात्मक एंड नकारात्मक। सबसे पहले नकारात्मक चीज़ों को साइड में कर दो, बिल्कुल जितने भी हैं। लोग ताने दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है कि का जनरल वालों को नौकरी लग रही है क्या, चलो कोई अनुसूचित जाति जनजाति का बच्चा भी हो, उससे भी लोग बोलते हैं कि आपको नौकरी लग रही है, अब तो सरकार ने सब प्राइवेट कर दिया है। लोगों की बात पे ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले अपनी मन की सोचनी है, और 2 चीज़ ध्यान रखनी है, कठोर मेहनत, मन सच्चा, बाकी सब ईश्वर की इच्छा। सबसे पहले पॉजिटिव सोचो। मैं तो सब चीज़ों को इधर क्या कर देता हूँ, कुछ नहीं मानता, जो भी हो अच्छा सोचो, अच्छा होगा। अपने कर्मों का ध्यान रखो। नौकरी देखो बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत कम सफल हो पाते हैं, पर मैं अपने बारे में बोलूँ ना, अगर आप नौकरी तैयारी कर रहे हो ना तो ये सोचो कि मैं लग गया तो मैं ये करूँगा औरों के लिए, जीवन वही जो औरों के काम आया। अब पुलिस विभाग है, उस पर बहुत सारे लोग हैं जो इतने अच्छे हैं कि सब तो मैं नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा विभाग बदनाम है। तो आप सोचिए कि मैं देश सेवा करूँगा तो अच्छा सोचूंगा, लोगों को कभी सताऊंगा नहीं, जितना मुझ पर होगा मैं औरों के लिए करूँगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, उस दिन तुम्हारी नौकरी लेने से रोक नहीं सकता, तो मैं सफल होने से रोक नहीं सकता कोई भी। नौकरी भी ना लगी सर्वाइव कर जाओगे तुम। अच्छा सोचो। अच्छा, बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएं कि वो सिर्फ सरकारी पढ़ लिख के या किसी भी कॉरपोरेट कंपनी में या मतलब किसी भी सरकारी संस्था में नौकरी ना करे, बल्कि वो समाज को बेहतर बनाने के लिए स्वतंत्र हो गए। अगर मतलब कि मैं उसे इतना अंदर से मजबूत कर देता हूँ बच्चों को मानसिक रूप से कि बच्चा सरकारी नौकरी लगाने के बाद बोले अरे यार बहुत कुछ है, आइए चलते हैं अपने गांव में उन लोगों को पढ़ाएंगे जो व्यक्ति सोच नहीं सकते कि हम तैयारी भी करके नौकरी लगा सकते थे। अभी आपने बोला प्राइवेटाइजेशन, कि बच्चा अगर सरकारी नौकरी की पढ़ाई करने के लिए जा रहा है तो उसके आसपास के लोग उसको डराते हैं कि प्राइवेट निजीकरण। तो आपको क्या लगता है, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन बच्चे के मनोबल पे कितना प्रभाव डालता है, या प्राइवेटाइजेशन का सरकारी संस्था में आ जाना
ये सरकारी संस्था या देश के लिए दुर्भाग्य है या सौभाग्य है? देखिए, एक तरफ लोग बोलते हैं कि 80,000 रुपये एक टीचर को हम देते हैं। लोगों का मानना है, ये मेरा मानना नहीं है। कहते हैं कि 80,000 रुपये दे रहे हैं, हम 10 टीचर रखेंगे, 10,000 प्राइवेट उनको पढ़वाएंगे। देखिए, वो प्राइवेट वाले हैं, वो अपने हिसाब से बढ़ाएंगे। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा। प्राइवेट के लिए कोई एग्जाम क्वालिफाई तो करना नहीं पड़ता। हाँ, तो इंटरव्यू देना पड़ता है, तो देखी जाती है, स्किल्स देखी जाती है। लेकिन सरकारी नौकरी का एग्जाम पास करने के दौरान जो बंदा मेहनत करता है ना, जो दुनिया भर की परेशानी झेलता है, जो उसने घाट घाट का पानी पिया है, वो ज़िंदगी के वो स्कूल है जो कोई भी स्कूल टीचर नहीं सिखा पाएगा। एक बेरोजगार होने का मतलब जो है ना दंश, तो सबसे बड़ा दंश माना जाता है। मतलब कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बंदा अपना में इतना सक्षम हो जाता है कि वो किसी को भली भांति अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। या वो पुलिस विभाग में गया तो वो सेवा कर सकता है, सेना में गया तो रणनीति कूटनीति बना सकता है तैयारी करने के दौरान। जैसे अब हम देखते हैं, आप डिफरेंस ले लीजिए, जी जी, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, या इसके अलावा कोई भी सरकारी संस्था या सेम लोकेशन पे काम करने वाली कोई भी प्राइवेट संस्था, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप सरकारी संस्था में या किसी सरकारी विभाग में आप अपना कोई भी कार्य कराने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ जो सरकारी विभाग में जो अधिकारी हैं कार्यरत, उनका बात करने का लहजा, तरीका बिल्कुल। वहीं जो अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ आपसे बात करने का तरीका, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखिए, अगर एक सामान्य जन आज बैंक में जा रहा है अपना कोई भी काम कराने के लिए, तो उसको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सरकारी बैंकों में। वहीं अगर वो प्राइवेट बैंकों में जा रहा है तो उसको वहाँ इस तरीके से उसको प्यार मिलता है, एक तरीके से प्यार ही मिलता है प्राइवेट बैंक, घर का जैसा माहौल होता है। तो वो चीज़ें हम सरकारी संस्था में जो हमारे कार्यरत लोग हैं उनमें हम वो चेंजेस क्यों नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, क्या यही कारण है कि सरकार जो सरकारी संस्था से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है? जी देखिए, सबसे पहली बात ना, सरकार ने सरकारी बैंकों पर इतना लोड बढ़ा दिया है कि आपका छात्रवृत्ति का वजीफा वगैरह सब स्कॉलरशिप कहाँ आएगी? बैंक में। पेंशन कहाँ आएगी? बैंक में। सैलरी का इशू कहाँ है कि बैंक में। लोड कितना है, सरकार बैंकों को मर्ज कर रही है और लोड बढ़ गया। अब जो काम करता है उससे पूछिए। मैं ये तारीफ नहीं करना चाहता या सपोर्ट नहीं है कि सरकारी कर्मचारी का या क्या है, लेकिन उन लोगों को समझो, उन पे जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो प्राइवेट, अगर हम प्राइवेटाइजेशन में देखेंगे, प्राइवेट बैंकों में जाएंगे तो वहाँ भी तो एक कॉरपोरेट कल्चर जैसा माहौल होता है। वहाँ भी तो उनके जो ऊपर जो मैनेजर होते हैं उनके ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन खाता धारकों की संख्या बहुत कम है प्राइवेटों में। यहाँ पे खाता धारकों की संख्या देखो, अपने भारत की 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ थी 2011 में, आज 25 है। मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ, अभी आंकड़े सामने नहीं आए स्पष्ट, की जनगणना 21 की हुई नहीं है। सरकारी बैंकों में भीड़ देखो तुम कितनी है, खाता धारकों संख्या देखो, इसके मुकाबले प्राइवेट बैंकों में खाते भी कहाँ हैं इतने। मैंने माना चिड़चिड़ा जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो बेचारे अनएजुकेटेड हैं। प्राइवेट बैंकों में वही बंदा खाता खुलवा रहा है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। सरकारी बैंक भरोसे का प्रतीक है। एक बिल्कुल ऐसा बंदा आएगा जो बिल्कुल अंगूठा लगाना नहीं जानता, उससे पता है कि यहाँ मेरे साथ चीट नहीं होगा, वो भरोसा करता है, इसलिए भीड़ भाड़ बढ़ती है। वो कर्मचारियों को परेशान भी करता है, इसलिए वो चिड़चिड़ा भी जाते हैं कि यहाँ साइन करो, आपने उस जगह साइन कर दिया, थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि गरीब और मध्यम वर्ग का सहारा सरकारी बैंक, थोड़ा बहुत जो व्यक्ति सक्षम है अपने आप में, उसका हिसाब किताब प्राइवेट बैंक का नाम था। उसने अपना मिनिमम बैंक का बैलेंस जो था वो कुछ अमाउंट रखा था। मैं या किसी बैंक के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। फिर लोगों ने विरोध किया, उस 50,000 की मिनिमम बैलेंस की सीमा जो है वो घटानी पड़ी। आ गया मैटर निकल के यहाँ पे। विरोध क्यों हुआ? लोग सक्षम ही नहीं है इतने। हाँ कुछ होंगे, उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन विरोध करने वाले ज़्यादा थे, तभी तो घटाना पड़ा। अगर सक्षम होते तो हटाना ही पड़ता। मैं ये कहना चाहूँगा बस केवल, सरकारी बैंक के आपने बोला कि इनके व्यवहार खराब है, व्यवहार तो खराब तो चलो मैंने माना, ठीक है, लेकिन उन लोगों पर लोड भी बहुत है। वो लोग उन लोगों को सहारा दे रहे हैं जो लोग कुछ नहीं जानते। प्राइवेट बैंक में लोग पढ़े लिखे लोग जाते हैं। प्राइवेट बैंक ऐसा कौन व्यक्ति रिक्शा वाला जा रहा है प्राइवेट बैंक में? रिक्शा वाला कैनरा बैंक में जा रहा होगा, स्टेट बैंक में जा रहा होगा, रिक्शे वाला बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहा होगा, रिक्शे वाला कभी भी HDFC बैंक में नहीं घुसा होगा।
अंदर से देखी नहीं होगी उसने कैसी होती है। अब रिक्शे वाला बैंक में जाएगा, उस व्यक्ति को, मैं ये नहीं कहता हर रिक्शा वाला अनपढ़ है, लेकिन कुछ व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं है अपने घर के हालातों की वजह से, अब सर यहाँ साइन करो, उसने ऊपर साइन कर दिया, ऐसे दिन में 50 लोग मिलते होंगे, कितना दिमाग चढ़ता होगा। तो उन लोगों की मजबूरी, लोड बहुत है, छात्राओं की संख्या ज़्यादा है, बस यही वाली बात है और कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी और एआई, टेक्नोलॉजी और एआई आज के आधुनिक युग में एक पढ़ने वाले छात्र के ऊपर इसका दुष्प्रभाव हो रहा है या उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है ये? देखिए, इसके दो दृष्टिकोण हैं, मैं फिर वही पे आऊँगा, सकारात्मक नकारात्मक। हम क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे से बोलते हैं, बच्चा लोग हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमने पहले पढ़ाई की है, हम आज भी पढ़ाई करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को सही लिखाया जाए, नहीं पता तो देख के डाउट के, मतलब ऐसा ना हो कि संदेह हो इसमें। फिर भी बच्चा क्या करता है, गूगल पे डाल के देखेगा उसे, और गूगल पे दो मुंह चार बातें, ये बात यहाँ निकल के आती है, वो माँ भवन में फंस जाता है, अरे यार ये क्या हुआ। अब चार चीज़ें सामने आएंगी तो फिर क्या होगा। 2014-15 से पहले जीओ आया था, सितंबर 2016 में, उससे पहले ले लो, जितने लोग तैयारी करते थे ना, किताबों पर निर्भर रहते थे, करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका आती थी, हमने पढ़ी हैं, हम वो लेके आते थे। हम कभी करंट अफेयर, मोबाइल थे ही नहीं, इंटरनेट चलता ही नहीं था, 20 MB रिचार्ज कराओ 10 रुपये का, वो भी रुक रुक के चलता था, ठीक है। तो उससे पहले किताबें क्या है, उनमें ना संदेह कम रहता है, डाउट वाउट इतने ज़्यादा नहीं रहते, अगर ढंग से अच्छी तरह मन लगा के बच्चा पढ़े तो। और हम किताबों से पढ़े हैं, हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था, हमने इधर टीचरों ने सवाल कराए कि ये लावहानी के सवाल हैं मैथ में, इन्हें घर पे जाके करना, तो एक किताब ले ली RS अग्रवाल की, SG यादव की, उनको क्वेश्चन वो कर लिया। आज बच्चा क्या करता है, सर पढ़ा रहे हैं लावहानी क्लास में, वो घर आके सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास, आइए धुआं धुआं बिखेर देंगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा वो बेकार पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर या तो उनको ही पढ़ लो भैया, या इधर ही पढ़ लो। वो फिर बच्चा घर में अभ्यास नहीं करता, मोबाइल हाथ में लग रहा है, रील चल रही हैं, रील में क्या करा, किसी ने AI के माध्यम से कुछ ऐसा बना दिया कि आने वाले समय में, अब देख रहे हो तुम, सारी चीज प्राइवेट हो जाएंगी, और सरकार के दुष्प्रचार। भाई बहुत सारी शक्तियां हैं जो सरकार को, वर्तमान की को या पहले वाली को, हमेशा एंटी प्रचार रहते हैं कि पीओ हो जाएगा, बहुत अच्छा टेंशन में आ गया, अरे मैं तैयारी करूँ रेलवे की, तो प्राइवेट हो जाएगा पूरा, तो डिमोटिवेट हो गया ना, जबकि वो वीडियो पूर्णतः गलत और भ्रामक थी। आप अपने बच्चे को इस तरीके की क्लास में बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि टेक्नोलॉजी पे इतना विश्वास ना करें? मैं डेली बताता हूँ बच्चों को, हर दिन, हर घंटे की 1-2, मतलब बीच में 2-4-5 मिनट डेली बताता हूँ। मैं जो नए बच्चे बैठे हुए हैं, भरोसा बनाए रखिए हम पर या किसी अन्य कोचिंग में जहाँ पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ो, कहीं भी पढ़ लो, भरोसा बनाए रखो। एक जगह पढ़ोगे, एक ही टीचर से पढ़ोगे और टिक के पढ़ोगे तो ही नौकरी लगनी है, जगह जगह तुम भागोगे। आजकल का बच्चा दृढ़ता निश्चितता से एक जगह टिकने की वजह भटक ज़्यादा रहा है, तो भटकने का रीजन मोबाइल। इससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे क्या, हमने टीचर ने पढ़ाया एवरेस्ट, तो उस एवरेस्ट को अब यूट्यूब पे देख लो एक बार, और उसी को देखो ना, हो सकता है 1-2 कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाए। हम कौन से ऊपर अमर बूटी पी के आए कि हमें सब कुछ पता है, 1-2 कुछ ज़्यादा मिल जाए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मेरा मानना ये है, मैं इस मंच से एक बात बोलूँगा, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, यदि कुछ बच्चे ऑनलाइन भी जाते हैं, ऑफलाइन भी जाते हैं, तो मेरा मानना ये है, अगर सर क्लास में रीजनिंग में टॉपिक कराया रक्त संबंधी, ब्लड रिलेशन, तो भैया आके ढंग से अच्छी से, अपनी भाषा में बात करूँ तो मैं उससे ही आगे रिवीजन मारो, एक टॉपिक को 2-2 बार खूब ढंग से। मैं पहले बोला था, अभ्यास एंड मॉक टेस्ट, सिलेबस कभी किसी का पूरा नहीं होता। अलग ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना है उससे खूब पढ़ना है। 10 किताब नहीं पढ़नी है, एक किताब 10 बार पढ़नी है, 10 बार पढ़नी है। और ज़्यादा इंटरनेट वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए अभ्यर्थी को। मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम ही नहीं लूँगा यहाँ पे, ज़्यादा प्रयोग करने का मतलब ही नहीं है। आप विद्यार्थी हैं, आप बस केवल अपनी किताबों तक रहिए, जो आपको कंटेंट दे उसे पढ़िए। जो छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जो ऑनलाइन आजकल यूट्यूब पर या पेड एप्लीकेशंस पर जो पढ़ाया जा रहा है, तो उनके भी बच्चे परीक्षाओं में क्लियर कर ले रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, जितने भी बच्चे ऑनलाइन से पास हो रहे हैं ना, वो कभी ना कभी किसी ना किसी कोचिंग पे जरूर गया होगा बच्चा, चाहे वो 2 महीने गया हो, चाहे 1 महीने गया हो, चाहे 1 साल गया हो।
क्योंकि किसी बच्चे को ये नहीं पता होता मैं यूट्यूब पे सर्च क्या करूं। वो सर्च करने का बताता कौन है? टीचर ऑफलाइन वाले। ये बताते हैं कि ये आता है, ये ऐसे ऐसे होता है, ये हम कवर कराएंगे, इतने दिन में कवर कराएंगे। अब 1 डेढ़ महीने पढ़ने को तो पता लग जाता है ये टॉपिक होते हैं। अब तो ये तो यूट्यूब पे सर्च करूंगा और पढ़ूंगा, लेकिन यूट्यूब पर भय नहीं होता। हम क्लास में बोल देते हैं कि हमारे मन में किसी प्रकार का चापलूसी का, सिंपैथी का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमसे उम्मीद ना करें। आप पैसे दे रहे हैं, आप समझे कि मतलब कि आपकी सारी बातों को माना जाएगा। गलती की तो खूब डांटा फटकारा जाएगा। ध्यान रखना, आपको बेइज्जती महसूस कराई जाएगी ताकि लगे आपको कि आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा। एक मूवी का डायलॉग है ना कि कभी कभी इज्जत कमान खातिर बेइज्जती कराना भी जरूरी होता है। और बोला भी जाता है कि एक पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए, सही आकार देने के लिए छेनी तोड़ों से बाहर करना पड़ेगा। जिसने छेनी तोड़ों को सहन कर लिया, टीचर की बात को वहां से आई थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया कि गुरु डांट क्यों रहे हैं, वो सफल हो जाता है। मंदिर में पूजा होगी उसकी। बिल्कुल, यूट्यूब पर डांटने वाला कोई नहीं है। वहां क्या हो रहा है? ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। बच्चा साथ में और भी उद्यमबाजी कर रहा है, उसका फोकस, मैंने फिर बोला फोकस, घोड़े के आसपास वो कपड़े से लगाए जाते हैं यूं, ताकि वो अगल बगल दिखे, इधर उधर विचलित ना हो, सामने फोकस, लक्ष्य। जिसने इसको कर लिया ना, को रोकने वाला नहीं है। कहते हैं इम्पॉसिबल, आई इम्पॉसिबल, ये तो आम सी बात है, लेकिन मैं बोल लूंगा, ठान लिया मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हरिवंश राय बच्चन की कविता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो फिर सुधार करो। लास्ट टाइम हमने एग्जाम दिया, आपने रीजनिंग में सब कुछ आता है, आपको दोबारा सबकी तैयारी नहीं करनी है। आपको देखना जीएस में नंबर कम आए थे मेरे, तो मेहनत किस पे करनी है? जीएस पर। ये भी एक अंदाज है बच्चों को मेरे पढ़ाने के, बच्चों को बताता हूँ रीजनिंग में नंबर 6 आए थे, तो रीजनिंग पहले की तरह पढ़नी है, छोड़नी नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान ज़्यादा देना उस पर जहाँ पे नंबर का है। असफलता चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो फिर सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मैंने इससे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि 2015 में नौकरी छोड़ के आया, लगी, छोड़ के आया, लगी, छोड़ के आया, कोशिश की, पढ़ाया, और आज सफल होके समाज को दिखाया। तो मैंने देखा कि तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिश पे ताना होगा। तेरी कामयाबी, रेलवे नौकरी लगी, कामयाबी पे तारीफ, कोशिश की तो ताना होगा। लॉकडाउन आया, तेरी हार में कुछ लोग, तेरी जीत में जमाना होगा। आज मेरे साथ बहुत सारे लोगों का समूह है। ये TWD टारगेट विद दीपक कोचिंग, ये 1-2 बच्चों का परिवार था। आज हाथरस के लगभग 700 प्लस गाँव हैं, उनमें से 300 प्लस गाँव के बच्चे मेरे पास आते हैं। मैं बच्चों से बोल देता हूँ, आप किराया भाड़ा खर्च करो, पैसे की टेंशन मत लो, जो इच्छा करे वो दो, पढ़ो। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इस तरह पढ़ाता रहा। जिन क्राइसिस को आपने देखा, आप नहीं चाहते कि वो हमारे यहाँ बच्चा जो पढ़ने आ रहा है वो झेले, या मतलब कुछ मैंने बहुत कुछ आपका यही लक्ष्य है एक तरीके से समाज सेवा, पढ़ाने के साथ साथ अभी एक समाज सेवा भी कर रहे हैं। मैं जान चुका हूँ कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। मृत्यु के बाद पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र की जान तक, तुम्हारे कर्म भगवान तक, बाकी कुछ ना जाना। जितना जीवन में मिला है ना तुमको, भगवान ने दिया है कि ज्ञान दिया, इतना बिखेरो, इतना बिखेरो। बटोरने वाले बोले भैया बटोरा नहीं जा रहा है, हिम्मत हार गई। मैं तो बच्चों से बोलता हूँ कि जब तक जरी में जान है ना, हिम्मत है, तब तक ही पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि मेरे हाथ पर काम नहीं कर रहे, मैं कंटेंट इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, करंट अफेयर्स वगैरह नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मैं स्टैटिक पढ़ाता हूँ, मैं लिंक करता हूँ टॉपिकों को। जैसे कि अभी मुंबई में 8 अक्टूबर 2022 को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। क्यों हुआ है, उसका रीजन, उसके वास्तुकार कौन है, क्यों हुआ है, जिसकी वजह से हुआ उसका नाम वगैरह, भारत के और हवाई अड्डों के बारे में, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे व्यस्त कौन सा है, हाईलाइट कौन सा चल रहा है, ये सारी चीज़ें लिंक करके पढ़ाता हूँ मैं। और जब तक हिम्मत है तभी तक पढ़ाऊँगा। जिस दिन मुझे लगा कि मुझे हिम्मत नहीं है, परिणाम चाहे कुछ भी हो, नौकरी मुझे लगानी नहीं है आगे, मुझसे लोग बोलते हैं नौकरी लगाओ, कोचिंग फील्ड इज नॉट स्टेबल, कोई ना, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जब तक सही में जब तक पढ़ाऊँगा, उसके बाद चाहे मेरा कुछ भी हो,
चाहे मतलब कुछ भी हो, अर्निंग हो या ना हो, जैसा होगा सो देखा जाएगा। फिलहाल वर्तमान में जी रहा हूँ, भविष्य चिंता नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ भविष्य बस के बाद। विद्यार्थी के जीवन में काउंसलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा कि बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काउंसलिंग का जो ज्ञान है वो नहीं मिल पाता। काउंसलिंग कब बच्चे की किस तरीके से होनी चाहिए, किस उम्र में बच्चे की काउंसलिंग हो जानी चाहिए, इसके बारे में आपका क्या मानना है? बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हमने देखा है कोटा वगैरह तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो वहाँ बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, कुछ बाकी सफल होते हैं खूब। मैं कोटा की बुराई तो करूँगा ही नहीं, अच्छे बच्चे इंजीनियर बने हैं, बहुत कुछ एग्जाम क्रैक किया उन्होंने। पर कुछ बच्चे परिवार के प्रेशर की वजह से वहाँ तैयारी करने चले गए, खुद को ही ख़त्म कर लिया उन्होंने। क्या फ़ायदा रहा, बच्चा चला गया अपना। मैं ये बोलना चाहूँगा परिवार के लोगों से कि बच्चे के मन की जाने, अगर मन की जान ली और उसी फील्ड में उसने मेहनत की तो मैं बता रहा हूँ बच्चा जल्दी सफल हो जाएगा। कहते हैं ना, जिस काम में मन लगे उसमें जान लगा दो, जान लगा दो, फिर देखो तुम चमत्कार। मन लगना चाहिए। कुछ बच्चे हैं उनको ये नहीं पता होता कि आफ्टर 12th क्या करें, कैसे करें। BSc, BCom, BA, BBA लाइन खुली हुई है, तो बहुत सारी लाइन है, उनके बारे में तो बात नहीं करूँगा, छोटी सी बताऊँगा। ऐसे BSc किया आपने बायो से, तो आप BSc बायो से तभी करें जब आपको मेडिकल लाइन में जाना है। आपको CA करना है तो BCom कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी से पूछ लो BA से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। BA में जो सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब हमारे कंपटीशन में आते हैं। मैंने B.Ed का एंट्रेंस दिया था, मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। उसमें एक पार्ट आता है कि जो हमने BA में या ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो आता है उसमें। अब एक चीज़ और देखी मैंने कि जो बच्चों ने BSc किया है वो B.Ed के उस पार्ट में आ गया, वो उसको हिला नहीं पाए। जो BCom में आया वो उसमें आगे हिला नहीं पाए, लेकिन जो बच्चा BA में पढ़ा था वो उसमें आगे GK ग्रुप में उसने दे दिया। तो इधर ज़्यादा संभावना उन बच्चों की रही B.Ed में प्रेस पाने की जो बच्चे BA करके गए। सरकारी नौकरी का एग्जाम हो, प्रेस परीक्षा हो, कुछ भी हो, ज़्यादातर बच्चे वही सफल हो पाते हैं जो BA करते हैं। मैंने सुना है B.Tech से भी बच्चों को मैथ्स की जो नॉलेज है वो अच्छी होती है B.Tech से। देखिए बहुत सारी फील्ड है, B.Tech करने वाले भी लोग IAS बन गए, बहुत कुछ। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए सबसे सब विकल्प जो है BA है। चाहे आप सिविल सेवा की तैयारी ले लो, कुछ भी ले लो। अब आप सिविल सेवा में बैठेंगे, प्री में 2 पेपर है, मेंस में 9 पेपर है। 9 पेपर में GS के ले लो, बहुत सारे 5-6, वो सब GS पे है। पूरे UPSC में सिर्फ एक पेपर है शुरुआत का, क्वालिफाइंग CSET वाला, उसमें मैथ इंजीनियरिंग आता है। उसके बाद में जितना भी है सब GS है पूरा। और GS कहाँ है? VA में। उसमें मैथ इंजीनियरिंग कोई काम नहीं है। अगर आपको ऊंची छलांग मारनी है, राजा बनना है आपको, राजा। और राजा कैसा? जनता का राजा। जनता का राजा, पब्लिक मतलब वैसा राजा नहीं, ऑफिस का राजा, जनता का राजा। ग्राउंड पे निकल के बिल्कुल पब्लिक की बात जान के। मैंने अपने बारे में सोचा था कि अगर कभी IAS बने तो ज़मीन पे बैठ जाएंगे लोगों के लिए, मैं यहाँ बैठूँ। मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी तो BA करो, भटको मत। किताबी नॉलेज को अगर साइड में रखा जाए तो बच्चे के अंदर ऐसे कौन से स्किल्स डेवलप होनी चाहिए जो उसके आगे चल के भविष्य में काम आए? देखिए किताबी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, वो काम की है। कहते हैं कि पढ़े लिखे से ज़्यादा गुना हुआ ज़्यादा काम का है। गुने हुए बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े नहीं, इतना सर्वाइव कर गए कि पढ़े लिखे नहीं कर पाए। गुना हुआ मतलब ये समाज में निकलो, देखो, घूमने जाओ, चीज़ों को देखो, देखोगे तब सीखोगे। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चलिए हम पढ़ाते हैं भारत में फिल्मों का इतिहास, कि भारत में बनी पहली फिल्म ये, तो आप फिल्में देखते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अब कभी फिल्में देखते ही नहीं हैं, आप किताबों में हैं तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। नृत्यों को ले लो कि राजस्थान का नृत्य आपने देखा होगा, मेघालय का बम्बू डांस, कि बांस ले कैसे कर रहे हैं, कि हाँ देखा था मैंने। तो टीवी देखना भी ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बच्चों को बाहर निकलना ज़रूरी है बहुत। मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, मेरी ये योग्यता है वो ज़्यादा नहीं है। मैंने BA किया है, MA किया है, लॉ का पूरा कर लिया पूरा अपना, लेकिन मैं गुना हुआ बहुत हूँ, गुना हुआ हूँ। प्लस मेरे अंदर स्किल था, किताबें थी, उसका अनुपात बना के पढ़ा रहा हूँ मैं। गुना हुआ नहीं होता ना, बच्चों को मैं पढ़ाते हुए एग्जाम्पल नहीं दे पाता, और पढ़ाते हुए जमीन से जुड़े एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है।
तुम अगर किताबी एग्जाम्पल दोगे ना तो खत्म कहानी, बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल देने चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसे जैसे कि बच्चे ने अपने आसपास देखे हों, तब समझ में आएगा उसको जल्दी कैचिंग। हाँ, व्यवहारिकता। जैसे एक छोटी बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें। हमने पढ़ा है भौतिक विज्ञान में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के विवर्तन एक घटना होती है, प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसका एक एग्जाम्पल है मरीचिका। मरीचिका क्या होता है कि जब हम रोड पे जाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है गर्मियों के दिनों में कि आगे पानी से भर रहा है, पानी से भरा हुआ, पेड़ों की छांव को देख के ऐसा लगता है कि पानी से भर रहा है। ऐसा रेगिस्तान में दिखता है। अब जो बच्चा घर से निकला ही ना हो, हमें लगता है उसने देखा होगा, ये वो किताब ही क्या था, सीमित है, उसे मजा ही नहीं आएगा। हाँ देखा था, अच्छा ये अपवर्तन का उदाहरण है, ये परावर्तन का उदाहरण है, ये पूर्ण आंतरिक, उसे मजा आएगा। बस मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने आसपास चीज़ों को देखो। पेड़ का पत्तियों का रंग हरा है, टीचर पढ़ा रहे हैं पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल की वजह से होता है, इसमें धातु मैग्नीशियम होती है। अच्छा गाँव में बताऊंगा जाके, है पत्ती का रंग हरा पता क्यों होता है, मैग्नीशियम धातु होती है, क्लोरोफिल बोलते हैं। जब तक व्यवहार में नहीं लेके आओगे तब तक कोई मजा ही नहीं आएगा। शिक्षा मांगती है 4 चीजें, अध्ययन, अध्यापक, अभ्यास और व्यवहार। ये 4 चीजें पिलर मान लो, जब तुम सर्वाइव कर पाओगे। आसपास चीजों को देखो कि ये प्रकाश इतना सफेद क्यों दिखाई देता है, कि सूर्य का रंग सफेद ही क्यों दिखाई देता है, के आसमान रंग नीला क्यों है। स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, आसपास किताबी नॉलेज से अलग। बिल्कुल। शिक्षा नीति की बात करेंगे, भारत की शिक्षा नीति में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? फिलहाल जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा नीति के बारे में मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया है, क्योंकि हमारा फील्ड कंपटीशन का है। हम एकेडमी वालों से मतलब कोई मैटर नहीं रखता हमारा। मैंने भी ग्रेजुएशन किया, 10 साल हो गए मेरे को। शिक्षा नीति की अगर बात करें ना तो भारत में अब देखिए कि बहुत सारे स्कूलों का नाम नहीं लूँगा मैं, बीए कर रहे हैं बच्चे, बीए में स्टेज इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसी चीज़ को वो कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, जबकि एकेडमी में यानी बीए के दौरान इतना ज्ञान दे रखा है जो कंपटीशन वाला जो टीचर है वो कभी नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि वो डिटेल में दे रखा है पूरा, लेकिन टीचर पढ़ाते कहाँ हैं। थोड़ा इस ओर ध्यान देना होगा। कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसी समिति, कोई कुछ ऐसा नियुक्त करो जो स्कूलों पर ध्यान दे पाए, सर्वे हो समय समय पर। इनके जैसे टेट किया गया अभी पुराने अध्यापकों के लिए 2010-11 पहले दोबारा टेट देंगे, तो कुछ ऐसा होना चाहिए समय पे, योग्यता निकल के आए समय समय पर, सर्वे होना चाहिए। स्कूलों में जाके प्रशासनिक अधिकारी को बैठ जाना चाहिए चुपचाप, कि डीएम साहब बैठ के स्कूल के साथ ड्रेस पहन के, भौकाल हो जाएगा स्कूल में। ज्योग्राफी वाला टीचर टीजीटी पीजीटी क्वालिफायर बंदा, सोचो इस बात को। लेक्चरर अपने प्रवक्ता बोलते हैं, वो बंदा ठीक से नहीं पढ़ा रहे बच्चों को। वो अगर ज्योग्राफी बच्चों को पढ़ा देना तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में शॉर्ट पढ़ाया जाता है, उसमें तो महासागर है पूरा, लेकिन बच्चा वहाँ भी पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, मजा उसे कहाँ आ रहा है, कंपटीशन में। सर्वे होना चाहिए, मतलब ये है कि पेड़ लगा दिया तो पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, इसमें ये भी देखना है कि हाँ ये छाँव, मतलब कि ये बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा, बंदर इसे नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे, बच्चे की तरह बड़ा करना होगा। स्कूल कॉलेज स्थापित करने से कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक इन पर सर्वे नहीं करोगे। स्कूल में एक पद बनाओ और उसका संबंध डायरेक्ट जिलाधिकारी महोदय से या DIOS के माध्यम से या BSA के माध्यम से लिंक कराओ, स्वतंत्र रखो बिल्कुल उसे। तुम्हारा काम है स्कूल में ध्यान रखने का, कि स्कूल में ध्यान रखो किस क्लास में क्या चल रहा है। हर महीने तुमसे पूछा जाएगा इस बात के बारे में। बताइए ज्योग्राफी में कितने लेक्चर रहे इस बार, कितने बच्चों के फीडबैक अच्छे आए, कितने ने 10 में से 9 नंबर दिया, 8 नंबर दिए, 5 नंबर दिए, कम दिए तो क्यों दिए, टीचर को बुलाओ, जब आएगा मजा। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, मुझे अपनी फील्ड की टेंशन नहीं है, मैं टेंशन लेता ही नहीं हूँ, आगे की परवाह कभी नहीं करता। जिस दिन ऐसा हो गया, बच्चे BA करके देखना, तुम सिविल एग्जाम निकालेंगे BA करके, क्योंकि नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी उनमें। वो थोड़ा बहुत कोचिंग की सलाह लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेगा बच्चा खूब 3 साल लगातार, यहाँ हम 1-1.5 साल पढ़ाते हैं केवल, 1-1.5 साल इतिहास पढ़ लेगा, 3 साल लगभग लगा सकते हो। तो स्कूलों में सर्वे का ध्यान देने का काम है बस, ऐसा नहीं है कि लगा के छोड़ दिया। ध्यान दो, तुमने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनाई, ध्यान दो, अपना काम अच्छा कर रहा है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम अच्छा करते हो डर नहीं लगता,
जो काम अच्छा करता है उसे कभी डर नहीं लगता, जो अपने काम से बचता है उसे डर। ऐसा कोई वक्त नहीं से डर नहीं लगता हो, डरता रहता है ये क्या हुआ। अपना काम निभाओ, दिक्कत क्या आ रही है, कर्तव्य निभाते रहो ईमानदारी से और कर्म तुम्हारे सामने आएंगे, फिर तुम जानते हो इस बात। सरकार की भर्तियां नीति किस तरीके से छात्र के मनोबल पर प्रभाव डालती है? ये सरकार का खुद का मुद्दा है, लेकिन मैंने देखा है 2010 से इस फील्ड में हूँ, भर्तियाँ आती है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। अब मान के चलिए एक बच्चा बैठा है 17 साल का है, उसके सामने भर्ती आई, वो 18 का होने वाला, उसने फॉर्म डाला, तो क्या 23 फॉर्म डालेगा वो ओरेज हो जाएगा तब तक तो, जनरल कैटेगरी में होगा। तो मेरा मानना ये है कि आप 1 लाख भर्ती निकाल रहे हैं 5 साल बाद, बंद निकालो 5 साल बाद, हर साल निकालो तब 10,000 20,000, ताकि नए बच्चों को मौका मिले। अग्निवीर वाला मिसाल था अब कि 3-4 साल का, आगे उसे बढ़ाया जाएगा जो मेहनत करेगा। 3 से 4 साल में जल्दी रिटायर होंगे बच्चे, हर गांव से फौजी तैनात होगा, ट्रेंड हो जाएगा पूरा। मेरा मानना है इकट्ठी मत निकालो, हर साल निकालते हो। इस बार एक चीज़ और देखी गई, रेलवे एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसके 2 प्रकार से पद निकलते हैं, एक इंटरमीडिएट से, एक स्नातक से। इंटरमीडिएट में टीटी के पद आते हैं, क्लर्क के पद आते हैं, ग्रेजुएशन में असिस्टेंट मास्टर या तुम्हारा गुड्स का ट्रेन मैनेजर के पद आते हैं। इनमें क्या देखा गया, इनकी भर्ती 5-5 साल बाद आती थी, 7-4 साल बाद, 3-3 साल बाद। 2010 से देखता हुआ रहा हूँ। मेरे सामने पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे एनटीपीसी भी क्लियर नहीं हुआ, पहले वाला CBT 2 नहीं हो पाया, उसका दूसरा एग्जाम जो होता है मुख्य परीक्षा, उससे मेरे भर्ती आ गई 10,000। ये नए बच्चों के लिए ऊर्जा वाली बात है, भर्ती आनी चाहिए। SSC निकालता है, हर साल निकालता है। ऐसे कुछ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि पुलिस में, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकल रही है 1-1.5 लाख, मन निकालो 1-1.5 लाख, 25,000, 20,000, 15,000 हर साल निकालते रहो। हर साल निकालने से बच्चे का मनोबल बढ़ेगा, उसे लगेगा चलो अगली साल फॉर्म आएगा, मम्मी मैं तैयारी कर रहा हूँ, फॉर्म डालूंगा अगली साल। बच्चे को ये नहीं पता फॉर्म कब निकलेगा, और किसी ने उसे ये और बता दिया कि 5 साल बाद निकलेंगे। अब तो लड़की हुई, शादी कर देंगे 5 साल में, तो घर वाले, खत्म कहानी। और उसके बाद उसका जो जीवन साथी है उसका साथ दे ना दे, बहुत लोग दे रहे हैं, उन्होंने IAS तक बना दिया, अब कुछ लोग नहीं दे पाएंगे, फिर क्या होगा, वहाँ सपने सारे खत्म। सो मैं सभी टीचर्स को अपने 2 मुँह 4 बात पॉडकास्ट के जरिए एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, अपने छात्रों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाइए कि उनका सरकारी विभागों में नौकरी लगे या किसी कॉरपोरेट कंपनियों में नौकरी लगे, बल्कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से पढ़ाइए, इस स्किल्स डेवलपमेंट के हिसाब से पढ़ाइए कि वो आगे चलकर सिर्फ अपने ही नहीं, देश के भी काम आ सके, देश में एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दे। देश में जो आप अपने बच्चों को सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को एक बेहतर सरकारी अफसर बनाइए, ताकि वो देश में सरकारी संस्था से जो लोगों का मुंह हटता जा रहा है उनको फिर से बेहतर बना सकें, उनमें फिर से जान डाल सकें। बिल्कुल। सिर्फ आप इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाइए, बल्कि आप इसलिए भी बच्चों को पढ़ाइए कि वो देश के भी काम आ सके, देश की GDP को भी ग्रोथ कर सके। तो मैं आपसे बस यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। और आज का हमारा ये एपिसोड दीपक सर के साथ रहा। मैं दीपक सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती समय से हमें अपना थोड़ा समय दिया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हम बस यही चाहते हैं कि आप इसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद दीपक सर, आपका। नमस्कार, जय हिंद।